तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कैंपस में आती हैं एंड वो स्पेसिफिक एसएपी डेवलपर को हायर करती हैं, एसएपी कंसल्टेंट को हायर करती हैं। आजकल रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जा रही है और कंसल्टेंट्स कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई गैप। तो कंपनीज फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा उठा रही हैं कॉलेजेस से फॉर फिलिंग दिस। 20+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है एसएपी में, तो आपकी अभी तक की डिफिकल्टीज कैसी रही हैं? स्टार्टिंग में आपको वर्क प्रेशर कैसा था, अभी आपको वर्क प्रेशर कैसा मिल रहा है? और अब मुझे किसी को बताना नहीं, अब मुझे खुद पता है कि ये मेरे 4 कस्टमर हैं, मैंने इनसे बात करना है, उनसे पूछना है सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, सर आप कैसे हो, हमारी टीम काम सही कर रही है कि नहीं। एसएपी एचडी में 2 रोल निकलते हैं, एक होते हैं एंड यूजर। आई थिंक जो आप बात कर रहे हो शायद वो एंड यूजर की बात कर रहे हो। वो एसएपी का एंड यूजर पार्ट सीखेंगे। मेरे को ऑर्डर कैसे बनाना है, डिलीवरी कैसे बनानी है, इनवॉइस कैसे बनानी है, प्रिंट आउट कैसे लेना है, मेल कैसे करनी है, पीडीएफ कैसे डाउनलोड। तो एसएपी एक्चुअली है क्या चीज, हमें एसएपी की रिक्वायरमेंट हुई क्यों? बिजनेस में, आपके धंधे में आपको सेल्स करने में हेल्प करता है, परचेजिंग में हेल्प करता है, इन्वेंट्री मैनेज करने में हेल्प करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग करने में हेल्प करता है, आपका फाइनेंस, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में हेल्प करता है। S/4HANA की जरूरत क्यों पड़ी? जो आपकी रिपोर्ट्स मिनट्स में चलती थी वो सेकंड्स में चलती हैं। जो आपका मंथ एंड क्लोजिंग में 2-2 दिन लगते थे वो 2-2 घंटे में हो जाते हैं। Okay. आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है वो 2 घंटे से लेकर 2 दिन होती थी, अब वो सेकंड्स में हो जाती है। मुझे एसएपी एचडी में जाना है, वो क्या चीज होती है एचडी, एक्चुअल में क्या काम करना होता है एचडी में? इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा काम बहुत जल्दी करके देना पड़ता है बिकॉज आपको दूसरे प्रोजेक्ट पे जाके दूसरे को भी इम्प्लीमेंट करना है। सपोर्ट में आपको धैर्य रखना पड़ता है, सपोर्ट एक धैर्य की है, तो अगर आप धैर्य रखते हैं तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में आप अच्छा करेंगे। कि एससीपी में ना रिपीटेशन वर्क मिल जाता है हमें, जैसे एचडी में जाते हैं, एमएम में जाते हैं, फीको में जाते हैं, पीपी में जाते हैं या फ्योरी में जाते हैं। पर रेपिटेशन लाइफ का सच है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी मैं सीखता हूँ, बुक्स को बार बार पढ़ता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ, और अभी भी मैं अपने सिस्टम मैंने खरीदा हुआ है उसको मैं एक्सप्लोर। ऐसा क्या सोचना चाहिए इंटरव्यू में या क्या तैयारी करनी चाहिए? जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए होंगे, आप लोगों में क्या देखते हो कि यार इस बंदे में ना ये कमी है, या ऐसे भी एचडी की प्रोफाइल में आ रहा है, इसको ये तो आना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या चीज़, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? हेलो जी, कैसे आप लोग? होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे। एंड गाइस, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो एसएपी एचडी के ऊपर होने वाला है। आज के पॉडकास्ट में हमने गगन से बात की है, उनको ऑलमोस्ट 20+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है एसएपी फील्ड में। तो आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात किया है। फ्यूचर क्या है एसएपी का, एसएपी एचडी होता क्या है, तैयारी कैसे करते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ सकते हो आप, कौन सी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो आप, अगर इंटरव्यू देते हो एसएपी एचडी का तो इंटरव्यू में एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको क्या फोकस करना चाहिए इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू देते हो, एसएपी एचडी में रिक्वायरमेंट्स कैसी आती है, डेली बेसिस पे आपको क्या काम करने को मिलता है। एंड मैंने उनकी जर्नी के बारे में पूछा कि जैसे उन्हें 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है, तो स्टार्टिंग में उनकी जर्नी कैसी रही, अभी इनकी जर्नी कैसी है। एंड मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पे बात की, जनरली लोग किस टाइप की मिस्टेक्स करते हैं जब इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने गगन से पूछे इस पॉडकास्ट में। एंड आप लोगों के कमेंट ही मैंने पढ़े थे कि एसएपी एचडी के ऊपर अगर मैं पॉडकास्ट लेके आता हूँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने चाहिए। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस पॉडकास्ट में गगन से पूछे हैं। होपफुली आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो चलो गगन से बात करते हैं। हाय गगन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैकसीट इंजीनियर पे। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, आई एम गुड। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एसएपी से रिगार्डिंग कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, सबके बारे में पूछूंगा। बट आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, लाइक आपने कैसे स्टार्ट किया, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड आपने एसएपी में कैसे स्टार्ट किया था? गौरव, मेरा बैकग्राउंड दिल्ली से है, आई कम फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली में ही मैंने बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और बिकॉज ऑफ दैट मेरे को थोड़ा एक्सपोजर हुआ ईआरपीस के बारे में और अदर सॉफ्टवेयर्स के बारे में। और उसके बाद मैं एमबीए करने गया पुणे इन SCMHRD, व्हिच इज सिम्बायोसिस का एक इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पर जो है कोर्स में ही SAP पढ़ाते थे, तो बिकॉज ऑफ दैट मेरा एक्सपोजर SAP के साथ और बढ़ गया एंड आई कुड अंडरस्टैंड SAP बेटर। तो उसके बाद जब कैंपस प्लेसमेंट में कंपनीज आई तो आई वाज वेरी श्योर कि मुझे SAP वाली कंपनी में ही जाना है, जो SAP पार्टनर हो और जो मुझे SAP का लाइफ में काम दे, जो मेरे से SAP का काम कराए, वेयर आई शुड बी एबल टू वर्क ऑन SAP। तो IBM आया कैंपस पे और इंटरव्यू मैंने क्लियर किया, GD मैंने क्लियर किया,
तो फिर मैंने वहाँ से सीधा IBM डोमेस्टिक जिसे कहते हैं उसको मैंने ज्वाइन किया और फिर IBM के साथ प्रोजेक्ट करने शुरू किए। ओके। जैसा आपने बताया था आपका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था डायरेक्ट एसएपी में, तो अभी भी बहुत सारी तो कंपनीज हैं जो कैंपस में आती हैं एंड वो स्पेसिफिक एसएपी डेवलपर को हायर करती हैं, एसएपी कंसल्टेंट को हायर करती हैं। MBA इंस्टीट्यूट्स में अभी भी कंपनी आती हैं और SAP कंसल्टेंट्स हायर करती हैं। डेवलपर्स हायर नहीं करेंगी, SAP फंक्शनल कंसल्टेंट अभी भी हायर करती हैं, क्योंकि एक MBA से वो एक्सपेक्ट करती हैं कि MBA अगर आपने किया है तो आप अपनी फील्ड में हाँ। अच्छे रहोगे। सो मेरा जैसे MBA था सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो फिर मेरे को उन्होंने सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के लिए सेलेक्ट किया। तो बेसिकली यही उनका थॉट था कि इन लोगों का बिजनेस फंडामेंटल्स क्लियर है तो हम इनको SAP सिखा के SAP कंसल्टेंट बना लेंगे। मेरे केस में थोड़ा सा ये एडवांटेज भी था कि मुझे SAP ऑलरेडी कॉलेज में भी मैंने सीखा हुआ था, सो दे कुड सी कि इस आदमी को SAP एक लेवल तक ऑलरेडी आता है। ओके। एंड ये एक्सपोजर उन्हीं लोगों को मिलता है जो MBA करके पास आउट होते हैं, या फिर जो BTech BSc जो लोग कंप्लीट करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक्सपोजर मिलता है या नहीं मिलता? बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी जाती हैं और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाके SAP के टेक्निकल लोग उठाते हैं। सो SAP टेक्निकल में 2-3 टेक्निकल्स होते हैं, जैसे बेसिस होता है, ABAP प्रोग्रामिंग होता है, थ्योरी के लिए होता है। सो कंपनीज गो टू कैंपसेस एंड पिक अप पीपल स्पेसिफिकली फॉर दिस, क्योंकि आजकल रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती जा रही है और कंसल्टेंट्स कम होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई गैप। तो कंपनीज फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा उठा रही हैं कॉलेजेस से फॉर फिलिंग दिस गैप। ओके ओके। मेरे को ना इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इस पॉडकास्ट के एंड में ज़रूर पूछूंगा रिगार्डिंग फ्रेशर्स को जॉब कैसे मिलेगा एंड सब चीज़। बट उससे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। आपको 20+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है SAP में, तो आपकी अभी तक की डिफ़िकल्टीज़ कैसी रही हैं? स्टार्टिंग में आपको वर्क प्रेशर कैसा था, अभी आपको वर्क प्रेशर कैसा मिल रहा है? होता है ना जैसे चेंजेस कैसे आते हैं, स्टार्टिंग में लाइफ ऐसी थी, अभी यार गौरव बहुत ज़्यादा लाइफ हेक्टिक हो गई है क्योंकि मेरा रोल थोड़ा बढ़ गया है, मतलब मैं मैनेजर लेवल पे काम करता हूँ, उससे बड़े लेवल पे काम करता हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा हो गया। तो कैसी डिफ़िकल्टीज़ हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था इस जर्नी का अभी तक? एक्सपीरियंस जो है ना, एक्सपीरियंस चेंज होता रहता है लाइफ में। तो मेरा शुरू का जो एक्सपीरियंस था वो इम्प्लीमेंटेशन का था। तो मेरे को क्लाइंट पे जाके उनकी रिक्वायरमेंट समझ के SAP उनके लिए इम्प्लीमेंट करना होता था। तो मेरा फर्स्ट क्लाइंट था फ्रीटो लेस, तो मैंने लेस चिप्स के लिए SAP इम्प्लीमेंट किया। Okay. फिर मेरा सेकंड क्लाइंट था, वो था बेक्टन डिकिंसन गुड़गांव में, वो एक फार्मा मेडिकल कंपनी है, उनके लिए मैंने इम्प्लीमेंट किया। ऐसे ही मेरा थर्ड क्लाइंट जो था वो वॉल्वो आइशर था, तो मैं इंदौर गया, मैंने पूरा उनका बिजनेस समझा और मैंने उनके लिए SAP इम्प्लीमेंट किया। तो इसी तरह से मैंने 5-6 इम्प्लीमेंटेशन किए और मेरा रोल जो है वो पहले मैं अपने 2 सीनियर कंसल्टेंट्स के साथ वर्क करता था और जैसे जैसे मैं सीखता गया तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में 2 सीनियर, सेकंड प्रोजेक्ट में 1 सीनियर और थर्ड प्रोजेक्ट में मैं खुद ही सीनियर था, सो आई वाज हैंडलिंग द प्रोजेक्ट अलोन, राइट। तो इस तरह से बढ़ता गया और उसके बाद 5 इयर्स IBM के बाद मैंने पेप्सिको ज्वाइन किया। तो पेप्सिको में मैं इंटरनल कंसल्टेंट था, मतलब वही काम बट एज पार्ट ऑफ द पेप्सिको फैमिली। तो मैं पेप्सी का एम्प्लॉय था और SAP के जो भी रिक्वायरमेंट्स आते थे, जो भी क्वेश्चंस आते थे, इश्यूज आते थे, डेवलपमेंट्स आते थे, वो मैं अपनी टीम के साथ लग के करवाता था। सो दैट वाज बेसिकली माय जॉब एट पेप्सिको। और अब जो है मैं प्री सेल्स करता हूँ। मैं बेसिकली सेल्स वालों के साथ कस्टमर को मिलने जाता हूँ और कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझता हूँ, उनको बताता हूँ आपको S/4HANA कैसा लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कौन से मॉड्यूल लेने चाहिए, मॉड्यूल क्यों लेने चाहिए, कितने लाइसेंस लेने चाहिए, आपको अंदाजन कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, आपको अपनी इंटरनल टीम कैसे बनानी है। तो अब मैं प्री सेल्स करता हूँ प्लस मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट करता हूँ कि अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ कंसल्टेंट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर है और उसके ऊपर एक आदमी चाहिए होता है जो प्रोग्राम मैनेज करे, जो सारे स्टेक होल्डर्स को देखे। तो अब मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट करता हूँ। तो लाइफ में पहले अलग तरह की प्रॉब्लम्स थी, अलग तरह की टेंशन्स थी। पहले ये होता था कि मेरा प्रोसेस नहीं चल रहा है, मैंने जो कॉन्फ़िग किया वो नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, मैं उसको चेक करूँ।
और अब ये होता है कि हमारे नीचे जो जूनियर्स हैं उन्होंने जो कॉन्फ़िग किया वो चल रहा है नहीं चल रहा है, वो टाइम पे चल रहा है नहीं चल रहा, उन्होंने टेस्टिंग करी कि नहीं करी, करी तो टाइम पे करी कि नहीं करी, ठीक से करी कि नहीं करी, क्लाइंट से ठीक से बात करी कि नहीं, ठीक से रिक्वायरमेंट्स लिए कि नहीं, हम किस लेवल पे पहुंच गए हैं, हमारे जो स्टेजेस हैं जो डेट्स हैं वो हमने मीट किए कि नहीं। तो विद टाइम जो है ये चेंज होता गया है बेसिकली। ओके, तो मतलब अभी लाइफ कैसी है, मतलब आप कंपैरिजन करो कि 15 ईयर बैक लाइफ कैसी थी और अभी लाइफ कैसी है, वर्क प्रेशर कितना रहता है? 15 ईयर्स पहले जब आप शुरू करते हो तो किसी को आपको बताना पड़ता है कि आपने ये करना है, राइट? हाँ। सो माय बॉस वुड टेल मी, बिकॉज वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सीनियर थे, तो गौरव त्यागी जी, वो अभी भी पेप्सी में हैं, तो वो बताते थे मुझे कि अगर आज आपका ये काम है आप ये करके दीजिए मुझे, राइट? और अब मुझे किसी को बताना नहीं है, अब मुझे खुद पता है कि ये मेरे 4 कस्टमर हैं, मैंने इनसे बात करना है, उनसे पूछना है सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, सर आप कैसे हो, हमारी टीम काम सही कर रही है कि नहीं, आप जो हमारे से एक्सपेक्ट करते हो वो हमने आपको करके दिया कि नहीं दिया, हम आगे क्या कर सकते हैं, व्हाट ऑल डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, आपके आने वाले और प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हम आपके साथ कैसे पार्टिसिपेट करें, आपको एसएपी की और नॉलेज कैसे दें, और या फिर अभी जो नया कंसेप्ट है राइज विद एसएपी, तो अब कस्टमर्स नॉर्मली में से राइज विद एसएपी की बात करते हैं कि हम ईसीसी में हैं, एसएपी ने बोल दिया ईसीसी 2027 में बंद हो जाएगा और हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम राइज विद एसएपी में कैसे मूव करें, तो आप थॉट्स उसके रिगार्डिंग होती है। सो बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस तब भी था और अब भी है। वर्क लाइफ बैलेंस आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ऑफिस में अपने काम को जल्दी निकालें और टाइम पे घर आ जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस है, अगर आप ऑफिस में काम छोड़ के दूसरे काम कर लेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस कम हो जाएगा, तो वो खुद थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है वर्क लाइफ बैलेंस, तब भी किया है और अब भी चल रहा है। एसएपी एचडी में 2 रोल निकलते हैं, एक होते हैं एंड यूजर, आई थिंक जो आप बात कर रहे हो शायद वो एंड यूजर की बात कर रहे हो, एक होते हैं हमारे फंक्शनल कंसल्टेंट, जो जैसे एसएपी एचडी में आप काम कर रहे हो एंड आपको अगर कोई इशू आता है, सपोज करो आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया एंड जैसे ही वो आपने ऑर्डर प्लेस किया वो ना आपका ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा, राइट? तो उसके इशू को एक फंक्शनल कंसल्टेंट उसको रिजॉल्व करता है, राइट? तो ये एसएपी के 2 रोल होते हैं। जैसे एसएपी एचडी में जाते हो तो 2 रोल मिलेंगे, एक आपको एंड यूजर मिलेगा जो एसएपी एचडी में काम कर रहा है एक्चुअल में, कैसे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया जाता है एक्चुअल में जो काम होता है, और एक होता है रोल उनके लिए जैसे एसएपी एचडी में कोई काम कर रहा है, उसको कोई इशू आ रहा है, ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा, कोई एरर आ रहा है या फिर कोई ट्रांजेक्शन इशू आ रहा है, तो उसको डीबग करने के लिए कोई दूसरी टीम बैठती है उसके लिए। हाँ बिल्कुल गौरव, अच्छा क्वेश्चन है। एसएपी में मोटा मोटा आप मान लीजिए 3 तरह के लोग। ओके। एक आदमी वो है, एसएपी में सारी प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हुई है, ठीक है, 1980 के दशक से ही एसएपी ने प्रोग्रामिंग करी हुई है, पिछले 50 साल से प्रोग्राम लिखा हुआ है, और जो बेसिक प्रोग्राम्स है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो एसएपी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपको जो कॉन्फ़िगर करके चलता है, जो डेवलप करके नहीं चलता। एसएपी भी यही बोलती है कि आप स्टैंडर्ड पे चलिए, जिस तरह से हमने प्रोडक्ट बनाया है आप प्रोडक्ट को उस तरह से यूज करिए, राइट? तो ये जो काम है ये फंक्शनल कंसल्टेंट करता है, राइट? तो जैसे आप एक नया एंड्रॉइड फोन खरीदते हैं, iOS फोन खरीदते हैं एप्पल का, तो आप उसमें अपनी सेटिंग करते हैं कि मैं चाहता हूं मेरी ब्राइटनेस इतनी हो, मैं चाहता हूं कि मैं अपना स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो वो 3 फिंगर से ले पाऊं या ना ले पाऊं, राइट? तो आप सेटिंग करते हैं। तो यही सेटिंग एक फंक्शनल कंसल्टेंट एसएपी के अंदर करता है, ये फंक्शनल कंसल्टेंट का काम है। बट कंपनीज की रिक्वायरमेंट 100% स्टैंडर्ड से मीट नहीं हो पाती। ओके। तो फिर क्या करते हैं, फिर हम कोड लिखवाते हैं, और कोड लिखवाते हैं ये बैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एडवांस्ड बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, इस लैंग्वेज में एसएपी में हम कोड लिखवाते हैं। इन कंसल्टेंट्स को हम टेक्निकल कंसल्टेंट्स कहते हैं, जो कि डेवलपर्स। ओके, राइट? सो वो हमारे साथ बैठ के, फंक्शनल कंसल्टेंट्स के साथ बैठ के वो डेवलपमेंट करते हैं एसएपी में। और तीसरे आपके हो गए एंड यूजर्स। एंड यूजर्स वो हैं जिनको अपना बिजनेस बहुत अच्छे से आता है, वो बिजनेस आपसे बेहतर समझते हैं, पर वो एसएपी आपके साथ साथ प्रोजेक्ट में सीखेंगे, राइट? तो वो लोग जो हैं वो आपके साथ प्रोजेक्ट में बैठते हैं, आपको अपना बिजनेस सिखाते हैं, आप उनका बिजनेस सीखते हो एज कंसल्टेंट, आप उनसे समझते हो बिजनेस, एसएपी बनाते हो, और फिर आप उनको एसएपी सिखाते हो। वो एसएपी का एंड यूजर पार्ट सीखेंगे, मेरे को ऑर्डर कैसे बनाना है, डिलीवरी कैसे बनानी है, इनवॉइस कैसे बनानी है, प्रिंट आउट कैसे लेना है, मेल कैसे करनी है, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, राइट? ओके। आप जो है आपको कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट आता है,
जो एक कंसल्टेंट होता है उसको कॉन्फिग का भी पार्ट आता है, उसको एंड यूजर का भी पार्ट आता है, बट जो एंड यूजर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने एंड यूजर के काम पे फोकस करता है कि मुझे डे टू डे जो अपना बिजनेस चलाना है, जो मुझे माल बेचना है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके, वो मुझे अपना बिजनेस कैसे चलाना है, वो अपने ध्यान को उसी बात पे केंद्रित रखता है। ओके सो ये 3 लोग हो गए मेजरली जो एसएपी के साथ अपना कैरियर आगे बढ़ाते हैं, फंक्शनल कंसल्टेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट और एंड यूजर। ओके और इनकी जब मार्केट में जॉब निकलती है तो कैसे निकलती है? जैसे सपोज करो एंड यूजर्स के लिए निकल रही है, फंक्शनल कंसल्टेंट के लिए निकल रही है एसडी में, और टेक्निकल कंसल्टेंट के लिए निकल रही है, तो इनके लिए जॉब की कैसे रिक्वायरमेंट आती है? जैसे सपोज करो जैसे मैं सेल्सफोर्स डेवलपर हूँ, तो मैंने सर्च मारा सेल्सफोर्स डेवलपर जॉब्स, राइट? तो एसडी के लिए किसी को जाना है तो वो कैसे जॉब सर्च मारेगा? अगर आपको एसडी में जाना है तो एसडी के लिए रोल एक ही टाइप का निकलेगा, वो निकलेगा एसडी फंक्शनल कंसल्टेंट। एसडी का टेक्निकल कंसल्टेंट कुछ नहीं होता, क्योंकि टेक्निकल कंसल्टेंट जो है वो कॉमन होता है। ओके जो एक प्रोग्रामर है वो एसडी का भी काम करेगा, एमएम का भी, एफआई का भी, सीओ का भी, सारी मॉड्यूल्स का काम करेगा। तो कोई एसडी का टेक्निकल कंसल्टेंट नहीं होता, एसडी का फंक्शनल कंसल्टेंट का जॉब निकलेगा। और नहीं तो एक ऐसे एंड यूजर का जॉब निकल सकता है जिसमें कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि आपको एसएपी भी आता हो। So they will say we are expecting a person who can handle SAP, who can manage sales operations, who can manage distribution operations inside SAP. तो वो वाली जॉब उस तरह से निकलेगी, उसमें मेन फोकस जॉब पे रहेगा और साइड फोकस SAP में रहेगा। ये होगी आपकी एंड यूजर की जॉब। और आपका अदरवाइज अगर आप एसडी कंसल्टेंट की बात करो तो एसडी कंसल्टेंट में फंक्शनल जॉब ही निकलती है। सो एसडी एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट आप आएंगे, आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आप सेटिंग करेंगे, आप सपोर्ट करेंगे, एंड यूजर के इश्यूज को सॉल्व करेंगे, एसएपी को इम्प्लीमेंट करके देंगे। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू। ओके अभी थोड़ा हम लोग ना पॉडकास्ट थोड़ा डिफरेंट वे में लेके जाते हैं। लोग एसएपी में जाना चाहते हैं बट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है एसएपी होता क्या है। तो एसएपी एक्चुअली है क्या चीज़, हमें एसएपी की रिक्वायरमेंट हुई क्यों? पहली बात तो लोग एसएपी को सैप बोलते हैं, वो सैप नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि सैप इज अ ऑड वर्ड इन जर्मन, तो अवॉइड करते हैं सैप बोलने से। आपने भी एसएपी बोला एंड एसएपी इज द राइट वे टू से इट। एसएपी जो है एक सॉफ्टवेयर है, एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड, जो आपके विंडोज की तरह एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। जैसे आपका विंडोज बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, वैसे एक एसएपी भी बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। विंडोज आपका लैपटॉप मैनेज करता है, आपका कंप्यूटर मैनेज करता है, बट एसएपी आपका बिजनेस मैनेज करता है। इसको एक ईआरपी कहते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर। तो जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर होता है वो आपके बिजनेस में, आपके धंधे में आपको सेल्स करने में हेल्प करता है, परचेजिंग में हेल्प करता है, इन्वेंट्री मैनेज करने में हेल्प करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग करने में हेल्प करता है, आपका फाइनेंस, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में हेल्प करता है। तो एंड टू एंड आपको बिजनेस चलाने में हेल्प करता है। मैंने कितना माल बेचा, मैंने कितना माल खरीदा, मेरे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, मैंने अपने लोगों को कितना पैसा देना है, मैंने कस्टमर से कितना पैसा लेना है, मैंने वेंडर्स को कितना पैसा देना है। ये सारी चीजें एसएपी एक बिजनेस को करने में हेल्प करता है। ये सारी चीजें पहले लोग एक्सेल में संभालते थे, उससे पहले लोग नोटबुक्स में, रजिस्टर्स में संभालते थे। बट जैसे जैसे कंपनीज बड़ी होती जाती हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, वो चाहते हैं कि कंट्रोल रहे, है ना, कोई भी कुछ भी ना कर सके। राइट, यू शुड हैव कंट्रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि लोग एक तरीके से काम करें। तो ऐसे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीका देता है काम करने का, कि सेल्स करना है तो इसी तरह से करो, खरीदना है तो इसी तरह से खरीदो। अगर आप किसी से खरीदोगे तो 2-3 लेवल के अप्रूवल लगेंगे, क्योंकि हमने पैसा खर्च करना है कंपनी में। तो अगर 50 लाख करना है तो एमडी का अप्रूवल लगेगा, 5 करोड़ करना है तो एमडी और सीईओ का अप्रूवल लगेगा। सो ये सारी चीजें एसएपी आपको फॉर्मलाइज कर देते हैं। ऐसा नहीं कि अप्रूवल पहले नहीं लिए जाते थे, पहले भी जब रजिस्टर पे या चेक देके माल खरीदा जाता था तब भी अप्रूवल लिए जाते थे। बट एसएपी ये सारी चीजें आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर्मलाइज करके दे देता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि कंट्रोल बढ़ जाता है, कि कहीं पर चीटिंग नहीं है, कहीं पर लॉस नहीं है, कहीं पर मैनेजमेंट को डे बाय डे, मिनट बाय मिनट ये पता है कि हमारे पास कितना कैश पड़ा है,
हमने कितना पैसा देना है, हमने कितना पैसा लेना है, कितने हमारे पास ऑर्डर्स हैं, कितने ऑर्डर्स हम पूर्ति कर चुके हैं और कितने ऑर्डर्स को हमने अगले 7 दिन, 10 दिन, 1 महीने में भेजना है। सो ये आपको एंड टू एंड अपने बिजनेस को संभालने के लिए बहुत इजी वे से देता है। सो दैट इज व्हाई कंपनीज बाय इट एंड यूज इट। ओके, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर है एसएपी के अलावा? लाइक एसएपी नहीं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं? एसएपी के जिस सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं इसे कहते हैं एसएपी S/4HANA। ये 2015 में आया था। इससे पहले एसएपी का एक सॉफ्टवेयर था ECC, एंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट, जो 2004 में आया था। ओके और जिसको एसएपी 2027 में सनसेट कर रही है। ओके। इसके अलावा एसएपी के ही और ERPs हैं जिनका नाम है एसएपी बिजनेस वन, B1, और एसएपी बाय डिजाइन, एसएपी BYD, राइट। ये भी एसएपी के ही सॉफ्टवेयर हैं, पर जब आप नॉर्मली एसएपी बोलते हो तो आप पहले ही ECC बोलते थे और अब आप S/4HANA बोलते हो, बिकॉज दैट इज द मेजर सॉफ्टवेयर फ्रॉम एसएपी। ठीक है, तो एसएपी खुद में कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर नहीं है। उनका सॉफ्टवेयर जो है वो S/4HANA है, वो पहले ECC था, वो B1 है, वो बाय डिजाइन है। तो ये सारे एसएपी के ERP सॉफ्टवेयर हैं। एसएपी खुद में प्रोडक्ट नहीं है, एसएपी खुद में कंपनी है। तो ये कॉलगेट की तरह हो गया थोड़ा सा, या कोका कोला की तरह हो गया कि वो जो है वो कंपनी भी है, वो क्योंकि इतनी फेमस हो गई तो प्रोडक्ट भी हम उसी नाम से जानने लग गए। करेक्ट, राइट। और इसके ऑल्टरनेटिव्स अगर आप बोल रहे हो तो दूसरी कंपनी की तरफ से, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है, ओके, है ना, JD एडवर्ड्स है, बान है, ये सारे जो हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो लोग दूसरी कंट्रीज में यूज करते हैं। IFS है, ये सारे ERPs हैं और प्रोसेसेस मोस्टली सेम ही चलते हैं। अगर आपने माल बेचना है तो सब में बेचना है, माल खरीदना है तो सब में खरीदना है। स्क्रीन्स डिफरेंट है, टेबल्स डिफरेंट है, वे ऑफ वर्किंग थोड़ा डिफरेंट है, पर एंड में वो आपको एक ही चीज में हेल्प करते हैं, माल खरीदने में, बेचने में, बनाने में, संभाल के रखने में। ओके। आपने एक चीज बताया था SAP ECC, राइट, और ECC, SAP S/4HANA, दोनों में डिफरेंसेस क्यों है? S/4HANA की जरूरत क्यों पड़ी? ओके, SAP ECC 2004 में आया, एंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट। इससे पहले SAP R3 था, उससे पहले SAP R2 था। सो SAP ने R3 से अपने आप को और बेहतर किया और SAP ECC निकाला। काफी टाइम, तकरीबन 11-12 साल ECC चला अकेला, और फिर SAP 2015 में SAP S/4HANA लेके आया। S/4HANA में SAP ने क्या किया कि ECC में आप कोई भी डेटाबेस के साथ SAP यूज कर सकते थे। डेटाबेस का मतलब मेरा डेटा कहाँ स्टोर होगा, तो आप ओरेकल में, साइबेस में, मैक्सडीबी में, SQL में, कहीं भी किसी भी डेटाबेस में जो कि किसी भी कंपनी का हो, आप अपना डेटा स्टोर कर सकते थे। आपके SAP के पीछे एक डेटाबेस होता था, सारा डेटा आपका वहां जाके स्टोर होता रहता था। बट SAP ने 2015 में कहा हमें एक बेहतर और फास्ट सिस्टम चाहिए, बिकॉज दुनिया जो है वो इंटरनेट के जमाने में फास्ट चीजें एक्सपेक्ट करती है, राइट। सो वी वांट समथिंग विच इज सिंपल, विच इज फास्ट, राइट। बिकॉज आप अगर अमेजन पे या किसी भी अच्छी वेबसाइट पे जाओ, इट इज सिंपल एंड इट इज फास्ट। पूरी दुनिया ही उसी की तरफ मूव कर रही है। सो सिंपल और फास्ट दो चीजें साथ लेके SAP ने एक प्रोडक्ट बनाया S/4HANA, जिसके पीछे डेटाबेस है HANA, और HANA भी SAP ने बनाया। तो अब आप MaxDB, SQL, Sybase, Oracle, कोई भी डेटाबेस SAP के साथ नहीं यूज कर सकते। आपका S/4HANA जो कि न्यू ERP है, वो सिर्फ HANA डेटाबेस के साथ चलता है। और उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि अब एप्लीकेशन भी SAP की है, डेटाबेस भी SAP का है, सो उसकी वजह से स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। जो आपकी रिपोर्ट्स मिनट्स में चलती थी वो सेकंड्स में चलती हैं। जो आपका मंथ एंड क्लोजिंग में 2-2 दिन लगते थे वो 2-2 घंटे में हो जाते हैं। ओके। आपकी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है वो 2 घंटे से लेकर 2 दिन लेती थी, अब वो सेकंड्स में हो जाती है। सो SAP ने बेसिकली स्पीड, एफिशिएंसी और सिंप्लिसिटी के लिए ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है S/4HANA। ओके। अभी तक हम SAP एंड HANA डेटाबेस के बारे में बात कर रहे थे। अभी लोगों के डाउट होंगे कि मुझे SAP SD में जाना है, वो क्या चीज़ होती है SD, एक्चुअल में क्या काम करना होता है SD में? बहुत बढ़िया। सो SAP में मॉड्यूल्स होते हैं। SAP ने S/4HANA को मॉड्यूल्स में तोड़ा हुआ। मॉड्यूल्स मतलब पार्ट्स, मतलब टुकड़े, है ना। बिजनेस का एक साइड, उसको लाइन ऑफ बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का एक साइड, एक धंधा जो एक टीम संभालती है ना। अब आप किसी भी कंपनी में जाओ तो सेल्स एक टीम संभालती है, परचेजिंग दूसरी टीम संभालती है,
इन्वेंट्री को टीम मैनेज करती है, फाइनेंस के लिए सीएस वाली एक टीम होती है, प्रोडक्शन के लिए एक टीम होती है इंजीनियर्स की जो प्रोडक्शन देखते हैं। तो इसी तरह से एसएपी ने भी अपने सॉफ्टवेयर को अलग अलग मॉड्यूल्स में बांटा हुआ है। एसडी आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एसडी आपका यूज होता है सेल्स के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? मान लो मैं हिंदुस्तान लीवर हूं और मेरे इंडिया में हजारों डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब उन सब डिस्ट्रीब्यूटर्स तक मुझे अपना माल पहुंचाना है। और माल क्यों पहुंचाना है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स आगे दुकानदार को बेचेंगे। मैं खुद एज अ कंपनी उनको नहीं बेच सकता क्योंकि इंडिया में लाखों दुकानदार हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजने के लिए अब मैं सारा माल अगर प्लांट से निकालूंगा तो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं वेयर हाउस बनाता हूं। तो प्लांट से माल वेयर हाउस भेजना, वेयर हाउस से माल डिस्ट्रीब्यूटर को बेचना, पहले भेजना फिर बेचना, राइट। पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया फिर मैंने उसको सेल किया। किसको किया? डिस्ट्रीब्यूटर्स को। तो ये जो काम है ये आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल हेल्प करता है एसएपी में करने के लिए। यू कैन मैनेज योर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, जो कि आप ट्रांसफर कर रहे हो अपना माल, सिर्फ आप ही का माल है, कभी यहां रख दिया कभी वहां रख दिया, और आप उसकी सेल्स कर रहे हो। सेल किसको? सेल डिस्ट्रीब्यूटर को, सेल स्विगी को, सेल जोमेटो को, सेल जेप्टो को, सेल बिग बाजार को, सेल जियो मार्ट को, सेल मोर को, सेल अमेजॉन को, किसी को भी सेल कर रहे हो वो आप सेल अपने एसडी में से कर सकते हो। आप इनवॉइस जो कहते हैं ना, इनवॉइस फाड़ दे यार, तो इनवॉइस जो फाड़ोगे, इनवॉइस जो काटोगे वो आप एसएपी में से काटोगे। आप चाहो तो प्रिंट आउट ले लो एसएपी में से, आप चाहो तो पीडीएफ ले लो, और आप चाहो तो सीधा ईमेल ही कर दो एसएपी से। एसएपी आपको ये सारी चीजें अलाउ करता है। तो ये तो हो गया आपका सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल। तो एक एसडी कंसल्टेंट जो है वो प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करता है। तो अब हम प्रोजेक्ट्स पे देखते हैं कौन से प्रोजेक्ट। मोटा मोटी एसएपी में 2 प्रोजेक्ट होते हैं, होते ज्यादा है पर अभी हम कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, कंपनी में एसएपी लगाना है, इम्प्लीमेंट करना कहते हैं उसको, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। और एक सपोर्ट प्रोजेक्ट, है ना। पहले इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। मैं एक एसडी कंसल्टेंट हूं, मैं हिंदुस्तान लीवर में इम्प्लीमेंटेशन करने गया। तो मैं वहां जाके सबसे पहले समझूंगा आप धंधा कैसे करते हैं, आपके कस्टमर कैसे कैसे हैं, आप उनको माल कैसे कैसे बेचते हैं, आप कैसा कैसा माल उनको बेचते हैं, आपके मटेरियल किस टाइप के होते हैं, आपकी कौन सी टीम्स माल बेचती हैं। अच्छा, क्वालिटी वाल्स भी आपका है, तो आप आइसक्रीम भी बेचते हैं, तो आप आइसक्रीम कैसे बेचते हैं। अच्छा, आप खाना भी बेचते हैं और तेल शैम्पू भी बेचते हैं, तो एक ही टीम बेचती है क्या? डिस्ट्रीब्यूटर कॉमन होता है क्या? डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग होते हैं। अच्छा, क्वालिटी वाला ठंडे में रखता है और शैम्पू वाला अलग रखते हैं आप, और खाने वाला अलग रखते हैं, ताकि आपका खाने में खुशबू ना आ जाए शैम्पू की या साबुन की। ओह, अब मैं समझा। ये सब समझ के आप उनके लिए डिजाइन बनाते हैं, उसको कहते हैं ब्लूप्रिंट। जैसे एक नक्शा बनता है एक घर का, जो कि एक सफेद कागज पे ब्लू पेन से बनता है, इसी तरह आप उनके लिए भी एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, रूपरेखा, कि मैं आपका एसएपी इस तरह से बनाऊंगा, है ना। वो कहते हैं बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लगा। आप कहते हैं ठीक है साइन करिए, वो आपका ब्लूप्रिंट साइन करते हैं। उसके बाद आप जो आपकी उनके साथ बात हुई उसी चीज को आप एसएपी में उनको बना के देते हैं, उसको आप टेस्ट करके देते हैं कि ये लीजिए मैंने आपकी क्वालिटी वॉल की भी सेल कर दी, ये मैंने आपके साबुन शैम्पू की भी सेल कर दी, ये मैंने आपके नॉन नूडल्स की और खाने की भी सेल कर दी। अब आपको ये ठीक लग रहा है? वो कहते हैं अच्छा, लाइए हम भी टेस्ट करते हैं। फिर वो टेस्ट करते हैं। उनको टेस्ट करने से पहले आप उनको ट्रेनिंग देंगे, तो आप एज अ कंसल्टेंट उनको ट्रेन करते हैं कि सर ऐसे एसएपी चलाइए आप। वो चलाते हैं, वो टेस्ट करते हैं, आपको इश्यूज बताते हैं, आप इश्यूज को सॉल्व करते हैं, और फाइनली आप गो लाइव करते हैं। तो आप उनको कहते हैं आज के बाद आप एक्सेल शीट या और भी जो पुराना आप ईआरपी यूज कर रहे थे वो नहीं करेंगे, आज के बाद आप अपने सारे काम एसएपी में करेंगे। तो ये तो हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, जहां आप गए, आपने प्रोजेक्ट को समझा, आपने कस्टमर को समझा, आपने उनका धंधा समझा, उसके बेस पे आपने सिस्टम बनाया, और फाइनली कस्टमर उसको यूज करने लग गया। और जब वो स्टेबल हो गया, जब ये इश्यूज एरर्स आने बंद हो गए, तो आप वहां से घर आ गए और दूसरे प्रोजेक्ट पे चले गए। ये हुआ इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट। इसके अलावा एक और होता है, उसे कहते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट। ओके। अब सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या है कि सपोर्ट प्रोजेक्ट में आप इंडिया में बैठे हैं, अमेरिका में कोई कंपनी है, मान लो सिस्को एक कंपनी है, अब सिस्को में भी एसएपी चल रहा है।
अब सिस्को जो है उसने से मान लीजिए इन्फोसिस या HCL या TCS से विप्रो को सपोर्ट दिया हुआ है और आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आप सुबह जब ऑफिस जाएंगे आपके ईमेल में 4 टिकट्स आई होगी। टिकट्स का मतलब इश्यूज। तो वो बोलेंगे जी हमें ये 4 प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप कृपा करके हमें रिजॉल्व करके दीजिए। तो आप एक एक करके इशू को खोलेंगे, उसकी प्रॉब्लम समझेंगे कि प्रॉब्लम सिस्टम में है कि प्रॉब्लम यूजर ने करी है ना, प्रॉब्लम मास्टर डेटा में है या उसने काम करने में ही गलती कर दी। और जब आप ये सब करेंगे तब आपको इशू समझ आएगा और आप इशू की रेजोल्यूशन उनको मेल पे भेजेंगे, शायद आपको 1-2 फोटोज भी लगा दें, स्क्रीनशॉट भी लगा दें और आप उनको बोलेंगे ये लीजिए मैंने आपका इशू रिजॉल्व कर दिया, अब आप मुझे रेटिंग दे दीजिए कि आपका रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। ये है आपके सपोर्ट प्रोजेक्ट्स। सो मेजरली इम्प्लीमेंटेशन एंड सपोर्ट। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा काम बहुत जल्दी जल्दी करके देना पड़ता है बिकॉज आपको दूसरे प्रोजेक्ट पे जाके दूसरे को भी इम्प्लीमेंट करना है। सपोर्ट में आपको धैर्य रखना पड़ता है, सपोर्ट एक धैर्य की गेम है। तो अगर आप धैर्य रखते हैं तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में आप अच्छा करेंगे, बिकॉज सपोर्ट में हो सकता है आज 1 टिकट आए और आप सारा दिन खाली बैठे हैं और किसी दिन 3 टिकट्स आ जाएं और फिर बहुत दिन तक कोई टिकट ना आए। बट आपको जो है खुद को मोटिवेटेड रखना है और खुद कुछ ना कुछ पढ़ के आगे बढ़ते रहना है। तो ये 2 तरह के प्रोजेक्ट हैं, एक इम्प्लीमेंटेशन, एक सपोर्ट। ओके, आपने ना बहुत अच्छे से समझाया। लाइक मुझे पता नहीं था इतना, मुझे बस थोड़ा बहुत आइडिया था कि एक्चुअल में होता क्या है, बट आपने जितना बताया है ना इस वीडियो में, मेरी ऑडियंस को डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिली होगी कि एक्चुअल में SAP HD के रोल्स क्या होते हैं और काम क्या करना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस है कि बहुत लोगों के डाउट है कि यार SAP HD में जाए तो सही, लेकिन स्टार्ट कैसे करें, रोड मैप क्या होने वाला है, कौन से यूट्यूब चैनल हैं जो SAP HD पे वीडियोस बनाते हैं, या फिर कोई कोर्स हम ऑप्टेन कर लें, या फिर कोई बुक्स है जो SAP HD के बारे में हमें थोड़े नॉलेज मिल जाए। क्योंकि आपको पता ही होगा जैसे SAP HD में जाते हो तो SAP का सॉफ्टवेयर पेड होता है, तो आप हैंड्स ऑन नहीं कर सकते, आप फ्री में आपको वो नहीं मिलेगा। आइदर आपको कोर्स के लिए जाना पड़ेगा या फिर आप थियोरेटिकल नॉलेज ले सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग रोड मैप क्या होने वाला है जो SAP HD में जाने वाला है बंदा? बहुत बढ़िया। तो आपने 3 चीजें पूछी, मैं तीनों की एक एक करके जवाब देता हूँ। एक आपने बुक का पूछा, एक आपने सॉफ्टवेयर का पूछा और एक आपने ट्रेनिंग का पूछा, है ना। चौथा मैं अपनी तरफ से सर्टिफिकेशन का भी बताऊँ। यस यस, ठीक है। तो सबसे पहले आप SAP की ट्रेनिंग 3-4 तरीके से ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप SAP के पास जाइए और ट्रेनिंग ले लीजिए। तो SAP की वेबसाइट पे जाइए ई लर्निंग की, तो आप वहां पर पेमेंट करके SAP की वेबसाइट से ई लर्निंग कर सकते हैं, जो कि SAP की ट्रेनिंग ही मानी जाएगी। उन्होंने खुद ही रिकॉर्ड करी है, खुद ही वो देते हैं। पेमेंट आपसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी तरीके से ले लेंगे और आप वहां पर ट्रेनिंग कर सकते हैं अपनी स्पीड पे, अपने टाइम पे, जब आप चाहें तब। राइट। दूसरा तरीका है कि आप SAP के जो एसोसिएटेड पार्टनर्स हैं, जो SAP लर्निंग पार्टनर्स हैं, जिनको SAP ने अप्रूव किया हुआ है, आप उनके पास जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो वो भी आपको SAP की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि आपके इंडिया में इस टाइम पे कौन से पार्टनर्स हैं जो कि SAP ऑथराइज्ड है। राइट। ऑथराइज्ड होने से क्या होता है, वो SAP के कहे तरीके से अपना कोर्स रन करते हैं। राइट। और SAP नॉर्मली आपको 160 घंटे पढ़ाता है, 160 से 200 घंटे के बीच में आपको वो SAP सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाएगा, जिसके लिए एक आपसे सर्टेन अमाउंट चार्ज करेंगे। तो ये तो 2 तरीके हो गए जो SAP के तरीके। वन इज SAP ई लर्निंग SAP की वेबसाइट पे, अदर इज SAP ऑथराइज्ड पार्टनर, जो कि अगेन आप SAP की वेबसाइट पे जाके ढूंढ सकते हैं कि मेरे शहर में ऑथराइज्ड पार्टनर कौन सा है। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे नए इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं जिनसे आप SAP पढ़ सकते हैं। राइट। सो 2-4 जो मेरे नाम पे आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हेनरी हार्विन है या शस्त्र गीक है। राइट। तो ये इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको SAP पढ़ाते हैं। इनके भी चार्जेस होते हैं और ये भी आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम में SAP पढ़ाते हैं। इनकी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए सैटरडे संडे या वीकडे पे और आप वहां पर पढ़ लीजिए। तीसरा है, अगर आप लिंक्डइन पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कंसल्टेंट हैं और जो खुद से 1-on-1 पढ़ाते हैं कि मैं कंसल्टेंट हूँ, मुझे पढ़ाना भी पसंद है, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो आप उनसे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो भी एक तरीका है SAP सीखने का। ठीक है। और चौथा तरीका है udemy.com पे जाके बहुत सारे लोग SAP S/4HANA SD पढ़ा रहे हैं, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, जिसका बोलने का
तरीका आपको अच्छा लगे, पहले 2-3 चैप्टर फ्री रहते हैं udemy.com पे, उसका आप कोर्स खरीद लीजिए और अपने स्पीड पे आप कंप्लीट करिए, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं SAP सीखने के। मेरा एक पसंदीदा, मैं खुद भी वीडियोस डालता हूं पर अभी इतनी नहीं डालता, इसलिए मैं अपने बारे में नहीं बोलूंगा, बट एक मेरा पसंदीदा चैनल है न्यूट्रल माइंड्स। ये बहुत अच्छे से SAP के कॉन्फ़िगरेशन और प्रोसेस समझाते हैं, आप इनका वीडियो देख सकते हैं। और एक मेरे दोस्त हैं राहुल, तो आप राहुल के भी वीडियोस देख सकते हैं। राहुल कंसेप्ट पे ज्यादा बात करते हैं, जैसे आज हमने कंसेप्ट्स की बात करी, तो राहुल कंसेप्ट्स की बात करते हैं। अगर आपने कंसेप्ट समझना हो तो आप उनके चैनल पे जाके कंसेप्ट समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारे लर्निंग का बात। अब आपने बात करी दूसरी, बुक्स की बात करी, तो बुक्स में जो मेरी सबसे फेवरेट बुक है वो है ग्लिंसी विलियम्स। जो अब उसमें एक प्रॉब्लम है, वो आपको कंसेप्ट अच्छे से बताते हैं पर वो SAP S/4HANA में अपडेटेड नहीं है, वो ECC तक ही बुक आई है। तो S/4HANA के लिए आपको थोड़ा सा उसके बाद कुछ और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ECC और S/4HANA में थोड़े से डिफरेंसेस हैं 10-20%। तो एक आप वो ले सकते हैं, और नहीं तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जॉन सिमंड्स, उन्होंने, और एक और मेरे मित्र हैं जेम्स ऑलकॉट, इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी है, उसका नाम है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद SAP S/4HANA। तो ये SAP प्रेस की बुक है, जो कि SAP प्रेस ने खुद छापी है। आप इसको SAP प्रेस की वेबसाइट से और या फिर अमेजन से या फ्लिपकार्ट से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक और पसंदीदा मेरी बुक है, जो कि मैं खुद भी पढ़ता हूँ, जो कि क्रिश्चियन वैन हेल्ट्रन ने लिखी है, और ये भी है कॉन्फ़िगरिंग सेल्स इन SAP S/4HANA। तो ये बुक भी आप देख सकते हैं। ये दोनों मेरी पसंदीदा बुक्स हैं, काफी बड़ी बुक्स हैं, 600-700 पन्नों की, और काफी डेप्थ में जाके ये लोग SAP S/4HANA की बात करते हैं। तो अगर आप रियली SAP S/4HANA में घुसना चाहते हैं तो किसी से ट्रेनिंग भी लीजिए, पर कोई एक अच्छी बुक भी खरीद के रखिए, बिकॉज बुक से आपको एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव मिलता है। क्योंकि एक होता है सॉफ्टवेयर को सीखना और एक होता है उसको चलाना सीखना। तो लाइक ड्राइविंग जो है, एक तो आप ड्राइविंग सीखते हो सिर्फ ड्राइविंग सीखने के लिए, और फिर जब आप रोड पे उतरते हो तो पता चलता है ये सब चीजें भी हो जाती हैं आपके साथ। तो वो सब चीजों के बारे में बुक्स आपको पहले से अवगत करा देती हैं कि ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी जब आप SAP SD करना शुरू करेंगे। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ बाइंग अ बुक। 4-5-6 हजार रुपए की बुक आएगी, थोड़ा सा आपका पैसा जरूर लगेगा, पर ये एक कैरियर है, राइट। और मैं सजेस्ट करूंगा आप उसमें इन्वेस्ट जरूर करिए। कॉलेज में भी हम बुक्स खरीदते थे, इसमें भी इन्वेस्ट करिए और उस बुक को अपने पास रखिए। उसको 10-15-20 बार आप लाइफ में पढ़ेंगे। अगर आप कंसल्टेंट बन गए तो आप उसको 15-20 बार पढ़ देंगे तो वो आपकी कॉस्ट सारी निकल जाएगी। सो सजेस्टेड इज यू ऑल्सो बाय अ बुक विद योर ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जरूर करिए, उसके साथ साथ बुक भी कोई खरीदिए जो आपको अच्छी लगे। ओके, एक चीज़ बताओ, जैसे बहुत सारे लोगों के मिथ्स हैं कि SAP में ना रिपीटिशन वर्क मिल जाता है हमें, जैसे SD में जाते हैं, MM में जाते हैं, FICO में जाते हैं, PP में जाते हैं या Fiori में जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि यार रिपीटिशन वर्क मिल रहा है, कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा। तो SAP में ग्रो कैसे करें और क्या चीज़ हमें डे बाई डे ऐड ऑन करनी चाहिए या स्किल सेट ऐड ऑन करना चाहिए? जैसे सपोज करो मैं SAP में काम कर रहा हूँ, SAP SD मॉड्यूल में काम कर रहा हूँ, राइट। तो थोड़े टाइम बाद मुझे फ्योरी का भी आइडिया लेना चाहिए या MM का भी आइडिया लेना चाहिए, क्योंकि आप कंपनी में काम करो, राइट। आज आप कंसल्टेंट हो, आप थोड़े टाइम बाद मैनेजर ही बन सकते हो, राइट। तो आपको सब चीज़ की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप रिक्वायरमेंट्स, अभी तो फिलहाल आप रिक्वायरमेंट्स पे काम कर रहे हो, कुछ टाइम बाद शायद आप रिक्वायरमेंट्स बना रहे हो। तो आप लोगों को क्या सजेस्ट करोगे यार, ये मिथ्स गलत हैं कि यार रिपीटिशन वर्क का एक थोड़ा रहता है पैटर्न या नहीं रहता है, कैसे लोग इसको चेंज करें? अच्छा, रेपिटेशन की अगर बात करें तो एक CEO MD से लेकर CFO से लेकर CIO से लेकर सबको रेपिटेटिव वर्क करना पड़ता है। ये लाइफ का सच है। जो यंगस्टर्स हैं उनको रेपिटेशन पसंद नहीं है, वो बहुत जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर रेपिटेशन लाइफ का सच है, राइट। आप रोज सुबह उठते हो, आप उसी तरीके से नहाते हो, उसी तरीके से तैयार होते हो, उसी तरह से कपड़े पहनते हो, शूज पहनते हो, ऑफिस जाते हो, ये भी रेपिटेशन है। आइडली हम इससे भी बचना चाहेंगे पर बच नहीं सकते, राइट। तो इसी तरह से SAP में भी रेपिटेशन आएगा, जरूर आएगा, कोई शक ही नहीं है। अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो पता चले एक ही तरह की टिकट्स पूरा हफ्ता पूरा महीना आती जा रही है। अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, मान लो आपने हिंदुस्तान लीवर में इम्प्लीमेंट किया और आपकी कंपनी को आपका काम पसंद आया, तो पता चले आपको रैकेट बेनकाइजर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, है ना, कॉलगेट पामोलिव, सारी सिमिलर तरह की कंपनीज उन्होंने आपको दे दी,
राइट, क्योंकि आपने काम अच्छा किया। हाँ। तो रेपिटेशन तो आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, पर रेपिटेशन से बाहर निकलने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप अपने SAP SD में मास्टरी करिए। SAP SD एक समुंदर है ना, और लोग ऑर्डर डिलीवरी इनवॉइस बना के ये समझते हैं उन्होंने SD में महारत हासिल कर ली। ऑर्डर डिलीवरी इनवॉइस में ही कम से कम इतनी सेटिंग्स हैं कि आप पूरी जिंदगी भी लगा दें तो आपको दिमाग में याद नहीं रहेंगी, राइट। तो आप महारत हासिल करिए, गो टुवर्ड्स बीइंग एन SME, है ना। अभी इंडिया से कोई भी SAP सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बुक नहीं निकली है, और मैं चाहूंगा कोई इंडियन कंसल्टेंट लिखे और हम भी उसको पढ़ें। हाँ। तो आप महारत हासिल करिए, आप SME बनने की कोशिश करिए, आप डेप्थ में जाइए, ताकि कल को आपको कोई आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज के लिए रिस्पेक्ट करे। और डेप्थ ऑफ नॉलेज कब आएगी? जब आप खाली बैठे हैं, तब आप ऐसे प्रोसेसेस देखिए जो उस कंपनी में यूज नहीं हुए। मान लिया आप HUL में इंप्लीमेंट कर रहे हैं और HUL में कंसाइनमेंट प्रोसेस नहीं है, पर आप कंसाइनमेंट प्रोसेस देखिए, आपको कौन रोक रहा है देखने से? सर्वर आपके पास है, ज्ञान आपके पास है, दोस्त आपके पास दूसरे मॉड्यूल के बैठे हैं, राइट। आप कंसाइनमेंट प्रोसेस बनाइए। आपको MM की हेल्प चाहिए, MM वाला करेगा, फाइनेंस की चाहिए, फाइनेंस वाला करेगा। आप करिए तो सही। तो बोरियत जो है या रेपिटेशन जो है वो खुद ही दूर करनी पड़ेगी। और कैसे दूर करेंगे? एक, उसी मॉड्यूल में ज्यादा महारत हासिल करके, और दो, जो आपने गौरव बोला, बहुत अच्छा बोला, कि अगर आपको लगता है मुझे अपना मॉड्यूल पूरा आ गया, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है मेरे को मॉड्यूल पूरा आ गया, तो दूसरे मॉड्यूल सीखिए, प्रोग्रामिंग सीखिए, अब ऐप सीखिए, क्योंकि आपको जब बड़ी कंपनीज में जाएंगे तो 10-10, 15-15, 20-20 हजार प्रोग्राम लिखे हुए मिलेंगे, राइट। 10 से 50 हजार तक प्रोग्राम्स लोगों ने अपने सिस्टम में लिखे हुए हैं। तो अगर आपको प्रोग्राम पढ़ने आते हैं तो यू विल बी ए बेटर कंसल्टेंट। आप किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट, कि मैं सारा काम खुद कर लेता हूँ, मैं प्रोग्राम्स भी खुद पढ़ लेता हूँ, मुझे पता है प्रोग्राम में क्या लिखा है, जिससे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ना एक अलग तरीके से चल रहा है। तो अगर आप वो कर सकते हैं और वो आप समझ पाएंगे, तो आपके करियर में आप बहुत आगे जाएंगे। सिमिलरली MM सीख लिया, PP सीख लिया, फाइनेंस सीख लिया, क्वालिटी सीख लिया, PS सीख लिया, रिलेटेड मॉड्यूल्स के कॉन्फ़िग आप सीखे या ना सीखे, प्रोसेसेस जरूर सीख लीजिए। जब आप मैनेजर बनेंगे, प्रोग्राम मैनेजर बनेंगे, तब आपको वो प्रोसेसेस बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे, बिकॉज देन यू विल हैव एन एंड टू एंड नॉलेज ऑफ द बिजनेस। तो ये दो तरीके हैं रेपिटेशन को दूर करने के। नहीं तो रेपिटेशन तो लाइफ में हर चीज में होता है, आपको रेपिटेशन खुद ही एक मेहनत करके दूर करना पड़ता है। और ये दो तरीके हैं, एक आपने बोला गौरव बहुत अच्छा, और एक जो मुझे आया कि आप SME की तरफ आगे बढ़िए। कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे पूरा SAP आ गया। Yes. मुझे 17 साल हो गए, 18 साल, और मुझे अभी SD पूरा नहीं आया है। मैं खुद भी ये नहीं बोलता हूँ कि मुझे SD पूरा आया है। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी मैं सीखता हूँ, बुक्स को बार बार पढ़ता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ, और अभी भी मैं अपना एक सिस्टम मैंने खरीदा हुआ है, उसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ। और इसी से मैं आपके उस क्वेश्चन पे आता हूँ जहां आप कहते हैं कि SAP SD में प्रैक्टिस कहाँ करूँ। लिंक्डइन पे जाइए, गूगल पे जाइए, बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे की, जो आपको 500 से लेकर 2000 रुपए महीने में SAP SD का एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे। अच्छे सर्वर हैं, सही से चलते हैं, उनको खरीदिए और उन पे अपनी प्रैक्टिस करिए। पहला दिन उनसे फ्री में मांगिए और देख लीजिए कि सिस्टम चलता है कि नहीं। अगर सिस्टम नहीं चलता तो सिस्टम वापस कर दीजिए, पेमेंट मत करिए। सिस्टम चलता है तो पेमेंट करिए, और उसको आगे 2, 3, 6 महीने, जितना भी आपको टाइम लगता है SAP सीखने में, उतना देर तक हर महीने पैसा देके खरीदते रहिए। ओके, नहीं आपने बात सही कही है। बात इसी से थोड़ा सा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो लाइक सपोज लोगों ने तैयारी की, SAP SD में जाना चाहते हैं, वो एक सबसे मेन चीज़ आती है कि यार SAP आप SD में तभी जाओगे जब आप इंटरव्यू क्लियर करोगे। ऐसा क्या सोचना चाहिए इंटरव्यू में, या क्या तैयारी करनी चाहिए? जैसे आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए होंगे, आप लोगों में क्या देखते हो कि यार इस बंदे में ना ये कमी है, या SAP SD की प्रोफाइल में आ रहा है, इसको ये तो आना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग लोगों को क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या चीज़, किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत बढ़िया गौरव। SAP में दो तरीके के लोग आते हैं, एक आते हैं फ्रेशर्स और एक आते हैं लोग जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं
और उनको एसएपी अट्रैक्टिव लगा और वो कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको एसएपी के प्रोसेसेस आने चाहिए, राइट। ओके। एसएपी में सेल्स कैसे होता है, रिटर्न कैसे होता है, क्रेडिट मेमो, डेबिट मेमो, कंसाइनमेंट सेल, थर्ड पार्टी सेल, राइट, सेल्स विद प्रोजेक्ट सिस्टम्स, ये सारे प्रोसेसेस आपको आने चाहिए, आपको समझ आने चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट देम, है ना। अब ये काम एक बिजनेस वाला बेहतर कर लेता है, क्यों? क्योंकि उसने बिजनेस किया हुआ है, उसकी कंपनी में मान लो एसएपी इंप्लीमेंट हुआ, उसको उस बिजनेस पूरा अच्छे से समझ आता है, उसको एसएपी अच्छे से समझ आता है, और उसने कॉन्फिग की ट्रेनिंग ले ली, अब वो एसएपी की दुनिया में एंटर करना चाहता है, राइट। एक तो वो आदमी है, और दूसरे होते हैं फ्रेशर्स। अब फ्रेशर्स क्या करते हैं? फ्रेशर्स भी एसएपी की ट्रेनिंग लेते हैं और वो भी एसएपी की दुनिया में एंटर करना चाहते हैं, और बहुत एसएपी में अभी भी स्पेस है फ्रेशर्स को लेने का। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम यहां पर आती है गौरव कि जब मैं एसएपी की दुनिया में घुसना चाहता हूं एज अ फ्रेशर, जो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम कम आती है, क्योंकि उनको प्रोसेसेस पता होते हैं, प्लस वो एसएपी सीख लेते हैं, तो उनकी एंट्री थोड़ी सी इजी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनको प्रोसेसेस मालूम है, कस्टमर के सामने वो बात कर पाएंगे। अल्टीमेटली ये बात याद रखिए कि हमने आपको कस्टमर के सामने करना है, राइट। आपने, अगर हम एचयूएल में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, हम नहीं कर रहे हैं, पर अगर हम कर रहे हैं तो हमें आपको एचयूएल के सामने रखना है। अब आप एचयूएल की बात अगर ठीक से समझ नहीं पाएंगे, मुझसे एचयूएल की धंधे की बात नहीं कर पाएंगे, तो यू आर नॉट अ गुड कंसल्टेंट फॉर अस, राइट। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या आपको बिजनेस समझ आता है, क्या आपको एसएपी के प्रोसेस समझ आते हैं। तो जो आदमी इंडस्ट्री से आ रहा है उसको यहाँ थोड़ा सा एडवांटेज होता है, क्योंकि उसने धंधा होते हुए देखा है, उसको धंधा पता है, साथ में उसने एसएपी सीख लिया, अब उसको दोनों साइड पता है। जो फ्रेशर्स होते हैं, अब क्या होता है कि फ्रेशर्स जो हैं 20, 25, 30 हजार रुपया देके किसी से ट्रेनिंग ले लेते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर अब ट्रेनिंग को कंप्लीट करना, ट्रेनिंग में से पूरी बात याद रखना, और जो जो ट्रेनर ने कवर नहीं किया उसको कहीं और जाके ढूंढना, खोजना, सीखना और याद रखना, ये काम बहुत जरूरी है। और मैं यहीं पर जो है फ्रेशर्स को देखता हूं कि वो इसी का बात में मात खाते हैं। कैसे? बेसिक साइकिल सबको पता है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भी सबको पता है, जहां भी आप थोड़ा सा साइड में हटे, थोड़ी सी भी आपने साइड की कॉन्फ़िगरेशन की बात करी, आपने थोड़े डिफरेंट टिपिकल थर्ड पार्टी सेल, कंसाइनमेंट सेल्स की बात करी, वहां पर मैं देखता हूं कि फ्रेशर्स को उस बात की नॉलेज नहीं होती है, ना उनको याद होता है। तो जिस तरह से एक एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हैं, आप कोशिश करते हैं मेरे 100 में से 100 नंबर आए, उसी तरह से आपको इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। इंटरव्यू तब तक देने मत जाइए जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, और कॉन्फिडेंस आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, राइट। यूट्यूब चैनल पे लोग इतना ज्ञान बांट रहे हैं, इतना ज्ञान बांट रहे हैं, मैंने तो आपको एक चैनल बताइए, आप वो चैनल खोलेंगे उसके नीचे 10 चैनल और पाएंगे। फ्री में ज्ञान बट रहा है, जहां भी चाहे बैठ जाएं और ज्ञान ले लें। ज्ञान की तो कमी ही नहीं है। उडेमी भी सेल लगाता है, 499 में कोर्स बेचता है। आप 499 का कोर्स खरीद के ज्ञान लीजिए ना, कौन आपको रोक रहा है? आप खुद ही खुद को रोकते हैं। फ्रेशर्स जो है वो खुद ही खुद को सीमित करते हैं और फिर इंडस्ट्री को बोलते हैं कि आप हमें लेते नहीं हैं। इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है कि इंडस्ट्री आपको लेके काम देगी, काम आपको कंसल्टेंट का देगी। एज अ कंसल्टेंट आपने कस्टमर को फेस करना है, और इंडस्ट्री चाहेगी आप कस्टमर को ठीक से फेस कर पाइए, पर उसके लिए तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री बहुत कम केसेस में आपको बिठा के तैयारी कराएगी। तो प्लीज तैयारी करके आइए, इंटरव्यू के लिए ठीक से प्रिपेयर करिए, अलग अलग वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे जाके नॉलेज इकट्ठी करिए, और अपने एंड टू एंड खुद को सॉलिड बना के फिर इंटरव्यू में आइए। और फिर ये नहीं होगा कि मेरे को इंटरव्यू कॉल आई पर मुझे नहीं लिया, बिकॉज रिमेंबर एज अ फ्रेशर आपको इंटरव्यू कॉल्स भी कम आएंगी, राइट। बिकॉज मार्केट में अगर 10 सीवी घूम रहे हैं और उसमें से 8 एक्सपीरियंस लोगों के हैं, तो पहले उनको कॉल आएगी, फिर आपको कॉल आएगी। पर जो आपको एक कॉल आएगी उसको आपको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्ट तभी होगा जब आपने एंड टू एंड नॉलेज अच्छे से गेन की होगी। वो आप ही को करना पड़ेगा।
शिद्दत, मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। बहुत सारे रास्ते उपलब्ध हैं, मैंने आपको बताए, बट करने का काम आप ही को करना पड़ेगा। इवन मैं जब वीडियोस बनाता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, भैया सेल्स फोर्स में जाना है, मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दूं। तो मेरा यही डाउट रहता है, यार तुमने सेल्स फोर्स पढ़ा है, आपको नहीं पता कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक पहले आप उसकी तैयारी और अच्छे से करो, आपको पता चलेगा कि आप सेल्स फोर्स जो पढ़ा है वो याद है भी अभी तक या नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो तैयारी करके जाओ अच्छे से इंटरव्यू की, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उस आपको, मतलब आपको कंपनी में, आपने सपोज कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो उसे एक अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर दो। आप वेट मत करो कि नहीं यार पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में हम अप्लाई करेंगे। आपको नहीं पता कि मार्केट में वैकेंसीज निकलेंगी या नहीं निकलेंगी, जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे कन्वर्ट कर दो अपने आप में। तो अच्छा, एक चीज़, आई थिंक ये मेरा फाइनल क्वेश्चन रहेगा, SAP का फ्यूचर क्या है? लाइक आफ्टर 10 ईयर आपको लगता है कि SAP रहेगा या फिर कोई अदर टूल आएगा SAP का और रिप्लेस कर देगा? SAP अगर दुनिया रही, दुनिया रहना ना रहना तो भगवान के हाथ में है। अगर दुनिया रही तो SAP आपको 100 साल बाद भी यहीं मिलेगा। और उसका कारण ये है कि मार्केट लीडर जब तक वो बहुत कोई बड़ा ब्लंडर ना कर दे, मार्केट लीडर नॉर्मली हिलता नहीं है ना। विंडोज को आप देख रहे हो, 1985 में विंडोज पहली बार आया था, तकरीबन 40 साल होने वाले हैं विंडोज को। 40 साल से विंडोज को कोई हिला नहीं पाया है। और भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए, राइट, पर किसी ने ऐसा नहीं किया कि विंडोज को अपनी पोल पोजीशन जो कहते हैं, नंबर 1 पोजीशन से कोई हिला पाया, कोई नहीं हिला पाया, राइट। तो मार्केट लीडर, और खासकर जो एक मार्केट लीडर होता है जो बहुत सेकंड नंबर से बहुत आगे होता है, उस मार्केट लीडर को हिला देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। करोड़ों डॉलर की कंपनी है ना, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट खुद है, HP है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, शेल है, ऑयल एंड गैस की बहुत बड़ी कंपनीज हैं जो टोटली SAP पे डिपेंडेंट। आपको क्या लगता है वो SAP छोड़ के कोई और प्रोडक्ट बना लेंगी? वो नहीं कर पाएंगी। वाई? बिकॉज चेंज मैनेजमेंट अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। उन्होंने 2, 3, 5, 7, 10 साल लगा के SAP खड़ा किया, राइट। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वो चेंज कर देंगे? नहीं करेंगे। क्यों? उनके लिए ERP से ज्यादा धंधा इंपॉर्टेंट है, राइट। कोई और आके बोलेगा सर अब आपको अगर SAP 100 रुपया ले रहा है, 10 रुपए हम आपको ERP दे देते हैं, तब भी चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, मेरी स्पीड ऑफ बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ERP से। तो मैं ERP को कभी भी टच नहीं करूंगा। SAP कहीं नहीं जा रहा है। आप इसी से देख लीजिए, ECC 2004 में आया, ECC को आए हुए तकरीबन 20 साल हो गए, है ना। S/4HANA को आए हुए तकरीबन 10 साल हो गए। SAP अपने कस्टमर को बोल रहा है भाई ECC छोड़ के S/4HANA पे आ जाओ, ठीक है। पर अभी भी 100 में से तकरीबन 70 कस्टमर ऐसे हैं जो S/4HANA पे नहीं आए हैं। तो विद इन द सॉफ्टवेयर, जिसमें चेंज सिर्फ 10, 12, 15% का है, विद इन द सॉफ्टवेयर चेंज करने में अगर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप सोचिए SAP से बाहर जाना तो कोई चांस ही नहीं है, राइट। एंड इंडस्ट्री हमेशा बड़ी कंपनीज को फॉलो करती है, बिकॉज बड़ी कंपनीज इंडस्ट्री को ड्राइव करती है ना। अगर HP कुछ बोलेगा या एप्पल कुछ बोलेगा तो नीचे वाले लोग उसको फॉलो करते हैं। तो एप्पल अगर अपने सप्लायर्स को बोलेगा भाई मैं तो SAP में हूं, आप किस में है, तो सप्लायर बोलेगा सर मैं भी SAP में हूं, राइट। क्यों? क्योंकि उसको एप्पल को अपना माल सप्लाई करना है। वो भी चाहता है कि मैं गुड बुक्स में रहूं, एप्पल को लगे कि मेरे यहाँ पर कोई धांधली नहीं है, सब कुछ तरीके से होता है। और जब आप बोलते हो मैं SAP में हूं, तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है दूसरे आदमी। तो SAP कहीं नहीं जा रहा है। SAP इज गोइंग टू गो बाय लीप्स एंड बाउंड्स। SAP और काम करेगा, SAP और सॉफ्टवेयर्स निकालेगा। हम तो सिर्फ एक S/4HANA को जानते हैं, SAP के तकरीबन 100 और सॉफ्टवेयर्स आते हैं, 100 और सॉफ्टवेयर, राइट, जो कि ERP नहीं है, जो ERP के आसपास है। और वो सारे सॉफ्टवेयर SAP बहुत अच्छे से सेल कर पा रहा है। SAP ने कंपनी खरीदी अरीबा, वो SAP बेचता है। SAP ने कंपनी खरीदी सक्सेस फैक्टर्स, SAP उसको भी बेचता है। SAP ने कंपनी खरीदी कॉन्कर, SAP उसको भी बेचता है। और ये सारे सॉफ्टवेयर मार्केट लीडर्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो SAP कहीं नहीं जा रहा है, SAP यही है। ECC, S/4HANA इन्होंने रहना है।
नौकरियां बहुत ही ज्यादा बढ़ेंगी अगले 5 साल में। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया, सबको ईसीसी से S/4HANA में मूव करना है। बिना कंसल्टेंट के आप मूव ही नहीं कर सकते हो। क्यों? आप मूव कर रहे हो, रह रहे हो आगे, तो सॉल्व कौन करके देगा? कंसल्टेंट। एग्जैक्टली। तो बुलाइए कंसल्टेंट को, बिठाइए मेरी कंपनी में। तो एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम मेरी पुरानी कंपनी में एक बहुत बड़े इंडियन टेलीकॉम प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें 500 कंसल्टेंट इकट्ठे काम करते थे, राइट? इसी तरह के प्रोजेक्ट्स आगे भी आएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप ईसीसी से S/4HANA में जाएंगे, आप चाहते हैं आपकी कंपनी स्टेबल रहे। आप उस पर 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ खर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि आप 2 लाख करोड़ की कंपनी है। आप वो 2 लाख करोड़ का नुकसान नहीं लेना चाहेंगे 200 करोड़ बचाने के। एग्जैक्टली। राइट? सो पीपल विल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन ECC to S/4HANA implementations, और वो मनी कहाँ खर्च होगा? एक तो सॉफ्टवेयर पे और दूसरा कंसल्टेंट्स पे। तो जॉब्स आ रही हैं दोस्तों, बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं। द ओनली क्वेश्चन इज, क्या आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं उसके लिए, राइट? और SAP में इंडिया हमेशा सबसे आगे रहा है, और वॉल्डॉर्फ जर्मनी में SAP का डेवलपमेंट सेंटर था जब SAP शुरू हुआ था। सारी कोडिंग पहले वहीं होती थी। अब एक उतना ही बड़ा डेवलपमेंट सेंटर बैंगलोर में भी है, और शायद कुछ महीनों में बैंगलोर वाला सेंटर वॉल्डॉर्फ से बड़ा हो जाए। तो इंडियन कंसल्टेंट्स ने SAP को बहुत कुछ दिया है, और SAP से बहुत कुछ लिया है, और ये कंटिन्यूड रहेगा, ये कम नहीं होने वाला है। SAP में इंडियन कंसल्टेंट बढ़ने ही वाले हैं। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या वो आप होंगे या वो कोई हो। एग्जैक्टली। आपकी फाइनल एडवाइस क्या रहेगी हमारी ऑडियंस के लिए जो SAP SD में जाना चाहते हैं, SAP की किसी भी मॉड्यूल में जाना चाहते हैं? ओके, सो एक चीज तो है कि आप ना लिंक्डइन पे सक्रिय रहिए, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर प्रोफेशनल बातें होती हैं। तो आप लिंक्डइन पे सक्रिय रहिए, वहां पर SAP का जो ग्रुप है वो बहुत स्ट्रांग है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और भी बहुत लोग हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मैंने आपको नाम बताए, जॉन सिमंस, जेम्स हॉलकॉट, ये सारे बुक लिखने वाले लोग भी वहां पर बहुत सक्रिय हैं, और अपनी बात खुद से आके वहां बोलते हैं, राइट? सो व्हेन यू आर देयर यू गेट टू लर्न फ्रॉम द मास्टर्स। जो लोगों ने 20, 25, 30 साल लगा दिए SD में, आप उनसे बातें सुनते हैं। ग्लेन सी विलियम्स खुद है लिंक्डइन पे, आप उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो एक्सेप्ट करते हैं रिक्वेस्ट, राइट? आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आप एक तो लिंक्डइन पे आइए, खुद को थोड़ा सा अवगत कराइए। नॉलेज से बहुत चीजें होती हैं। तो सबसे पहले तो नॉलेज है, नॉलेज के बारे में, है ना? पहली नॉलेज है कि मैं नॉलेज लूं कैसे, तो वो आपको मिलेगी लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे आइए और लोग बताएंगे कि नॉलेज कैसे लें। और सेकंड तरीका है यूट्यूब चैनल, जैसे गौरव भाई का है वैसे और भी यूट्यूब चैनल है, तो गौरव भाई का चैनल फॉलो करिए, और जैसे मैंने आपको न्यूट्रल माइंड बताया वो फॉलो करिए, ताकि आपको समझ आए SAP की दुनिया में क्या हो रहा है। और इस तरीके से आप SAP SD कंसल्टेंट बनने के राह पे चल सकते हैं, ठीक है? आप मुझे भी क्वेश्चन भेजेंगे लिंक्डइन पे या फिर कोरा पे, तो मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा जरूर। आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं, आप मेरे से वहां क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गौरव भाई की वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं वहां भी आपको जवाब दूंगा। तो आप प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने से पीछे मत हटिए। आप जब प्रश्न पूछेंगे तभी आपको क्लैरिटी आएगा, और तभी आपका मन बनेगा कि मैं कंसल्टेंट। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच गगन हमारे चैनल पे आने के लिए। मतलब मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से। मुझे लगता है ना अभी तक का सबसे बेस्ट पॉडकास्ट रहा है मेरा। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला SAP की दुनिया में कि एक्चुअली चल क्या रहा है, और हमारी ऑडियंस को डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। गगन, मैं ना बहुत दिनों से लोगों की कमेंट पढ़ रहा था, भैया SAP SD के ऊपर एक पॉडकास्ट लेके आओ, क्योंकि मैंने SAP MM पे भी निकाला है, FICO पे भी पॉडकास्ट निकाला है, AWeb पे भी निकाला है। SD का बहुत ज़्यादा लोगों का था कि नहीं SD के ऊपर पॉडकास्ट लेके आओ। मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ देखा था, बट SAP SD का मुझे एक अच्छा वीडियो नहीं मिला कि यार यहाँ से लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या उनको गाइडेंस मिल सकती है कि SAP SD में जाना है तो ये पाथ रहने वाला है, यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो इस पॉडकास्ट से डेफिनेटली मुझे तो काफ़ी वैल्यू मिली, हमारी ऑडियंस को भी काफ़ी वैल्यू मिलेगी। थैंक यू सो मच गगन हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू गौरव। एक जाते जाते मैं एक बात बोलना चाहूँगा, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक SD कंसल्टेंट को हमेशा दूसरे कंसल्टेंट्स के ऊपर एक एडवांटेज होती है, और जो मैं बता पाऊंगा क्योंकि मैं एक SD कंसल्टेंट रहा हूं। एज अ SD कंसल्टेंट
आप जो है एमडी सीईओ की लेवल की मीटिंग्स में रहते हैं। क्यों? किसी भी कंपनी को सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्स से पैसा आता है, पैसे से कंपनी चलती है। किसी भी कंपनी के लिए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आप एक अच्छे एसडी कंसल्टेंट होते हैं तो आप एमडी सीईओ की नजरों में आते हैं, क्योंकि सेल्स हेड आपको पसंद करता है, क्योंकि आप उसके काम करा के देते हैं। एमडी सीईओ भी आपको अपने ऑफिस में बुलाना चाहते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट देके आपसे कराना चाहते हैं काम। तो जब आप सीनियर्स के आसपास रहते हैं, उनसे तालमेल बनाते हैं, तो आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होती हैं। और ये लाइफ का सच है, क्योंकि जानकारी होने से, व्हेन यू नो समवन पर्सनली, तो उसको हायर करना, उसको सीनियरिटी देना, उसको प्रमोशन देना हमेशा आपको इजी लगता है। आप प्रमोट किसको करोगे? जिसको आप जानते हो अच्छे से, राइट? एग्जैक्टली। तो एक एसडी कंसल्टेंट को ये बहुत एडवांटेज होती है, बिकॉज सेल्स में कुछ जरा सा भी हिलता है या कुछ जरा सा भी अटकता है तो पूरी कंपनी को इशू होता है, राइट? सो एसडी कंसल्टेंट वो सॉल्व करके देता है, वो आपको इम्प्लीमेंट करके देता है, इसलिए वो हमेशा सीनियर्स की नजरों में रहता है, एंड दैट विल ऑलवेज बी एन एडवांटेज फॉर यू एज एसडी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच गगन चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स गौरव, सी यू, बाय। हमने गगन से बहुत सारे इनसाइट्स के बारे में बात किया था। डेफिनेटली आपको ये पॉडकास्ट अच्छा तो लगा ही होगा। अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड गाइस, अगर आपको और भी एसएपी के ऊपर पॉडकास्ट चाहिए होते हैं तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करना कि एसएपी के आपको किस मॉड्यूल पे पॉडकास्ट चाहिए। भाई गाइस, अगर आपको गगन से कनेक्ट होना है लिंक्डइन पे, तो लिंक्डइन आईडी एंड उनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप जाके उनसे कनेक्ट हो सकते हो। भाई गाइस, अगर आपको मुझे लिंक्डइन में फॉलो करना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो इस वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।